हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जो मैं आज आपको टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ स्कैडियन रियलिस्टिक और उपासला स्कूल। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको नई नई लीगल अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से आप सुन लेंगे, स्कैडियन रियलिस्टिक और उपासला स्कूल। इसको जानने से पहले मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का यथार्थवादी सिद्धांत। स्कैडियन रियलिज्म अलग से नहीं है। पहली चीज़ हम ये समझ लें कि रियलिस्टिक क्या है। इसके ऊपर पूरा आपको एक अलग से वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी, वो भी आप सुन लीजिएगा। एक लाइन में आज बता दूं कि रियलिस्टिक स्कूल क्या है और स्कैडियन रियलिज्म उसका एक पार्ट है। तो एनालिटिकल पॉजिटिव्म प्लस सोशियोलॉजिकल स्कूल इज कॉल्ड ए रियलिस्टिक स्कूल। आप फिर से मेरी लाइन को सुन लीजिएगा। एनालिटिकल पॉजिटिव्म प्लस सोशियोलॉजिकल स्कूल इज कॉल्ड ए रियलिस्टिक स्कूल। तो विशेषणात्मक प्रमाणवाद और समाजशास्त्री के आधारभूत सिद्धांतों को मिलाकर क्या बनाया गया, यथार्थवादी बनाया गया। यथार्थवादी विचारधारा, या आप इसको अमेरिकन रियलिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। अब जो स्कैडियन रियलिज्म है वो इसका एक पार्ट है। आप कहेंगे कि जो स्कैडियन रियलिज्म है वो इसका एक पार्ट है। क्यों? स्कैडियन जो रियलिज्म है उसके जो जूरिस्ट हैं उन्होंने रियलिस्टिक को और स्पीड देने की कोशिश की और एक नई स्पीड दी। इनके में और अमेरिकन रियलिस्टिक में कोई ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हैं। जो अमेरिका का जो रियलिस्टिक स्कूल था वो कह सकते हैं कि न्यायालय की चार दीवारी तक सीमित रहकर लॉ को इन्फोर्स करना चाहता था, और वो क्या करते थे, परिकल्पना का विरोध करते हुए लॉ को केवल प्रैक्टिकल अर्थ में समझना चाहते थे। तो कह सकते हैं कि जो अमेरिकन रियलिस्टिक है वो ऑब्जेक्टिव था, व्यवहारवादी था, और जो स्कैडियन रियलिज्म है वो अमेरिकन रियलिस्टिक का अपोज करता है। और वो कहता है कि जो लॉ है वो फॉर्मल है, फिलॉसफिकल है, और उसका लक्ष्य क्या है कि लॉ क्या है और सोशल ऑब्जेक्ट के रूप में वो क्या काम करेगा। तो स्कैडियन रियलिज्म बिल्कुल एक अलग सा पार्ट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आपको मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूँगी इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, जूरिस्टों के नाम जो मैं डिस्कस करूँगी इनके बारे में। एक्सल हैंगर स्टोम, आप देख रहे हैं सब मैंने नाम आपको आपकी सुविधा के लिए सारे मैंने नाम्स एक साथ कर दिए हैं। विल्हेम लुंडस्टेड, कार्ल ओलिवर कोना, एल फ्रॉस और अदर जूरिस्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे। तो चलिए मैं अब टॉपिक की शुरुआत कर दूं। इंट्रोडक्शन में मैं क्या बताना आपको चाहूँगी कि स्कैडियन स्कूल के बारे में आप जानेंगे, और मैंने अभी आपको कहा कि अमेरिकन रियलिस्टिक से पूरी तरीके से अलग है। तो जो स्कैडियन रियलिस्टिक स्कूल है वो पॉजिटिव तरीके से एक अप्रोच रखता है, और मॉडर्न जो जितने भी स्कूल्स हैं उन सबको वो क्या करना चाहता है, वो ख़त्म करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। और वो एक नई चीज़ बताना चाहता है कि लॉ क्या है और उसका सोशल ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। वो कहता है कि लॉ को हम क्या करें, प्योर रूप से देखें, प्योर फैक्ट समझें, और हम ऐसे फैक्टों का स्टडी करें जो कानून का विज्ञान है। मैंने लिखा भी हुआ, आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स एंड द स्टडी ऑफ सच फैक्ट विच इज़ द साइंस ऑफ लॉ। तो ये क्या करना चाहता है, ऐसे तत्वों का अध्ययन करना चाहता है जो कानून का विज्ञान है। क्योंकि साइंस का मतलब क्या होता है, हमेशा फंक्शन और रीज़न में रिलेशन। तो लॉ को साइंस को तरह ट्रीट करते हुए क्या करना चाहता है, उसका स्टडी करना चाहता है, और कह सकते हैं कि ये एक ट्रू साइंस है। इस प्रकार ये क्या करता है कि लॉ की वैलिडिटी, लीगल राइट्स, ड्यूटी, एग्जिस्टेंस, प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों को क्या करता है, ये कहता है कि सब मन की कल्पना के रूप में क्या कर देता है, खारिज कर देता है, डिसमिस कर देता है। ये सारी चीज़ें कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, और ये कल्पना की दुनिया है, रियल नहीं है। तो ये रियलिस्टिक किस तरीके से जाता है, मेटाफिजिकल वर्ड ऑफ देयर ओन। ये अपने एक वर्ड की कल्पना करता है जो पूरी तरीके से मेटाफिजिकल पे बेस्ड है। तो देखिए ये रियलिस्टिक स्कूल से बिल्कुल अलग हटके, और बहुत सारी बातें ये बिल्कुल अलग हटके कह रहा है कि मेटाफिजिकल की बात करता है कि हम मेटाफिजिकल वर्ड पे जोर देंगे। अब मैं आगे और बताना चाहूँगी आपको। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर करता होता जा रहा होगा आपको कि ये टॉपिक
तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको एक एक डिस्कस करूंगी कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या करना चाहता है। ये न्याय और विधि में कोई संबंध नहीं मानता है कि लॉ में और जस्टिस में कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं मान रहा है। इस प्रकार ये पद्धति आप देख रहे होंगे कि क्या कर रही है। तो ये क्या कर रही है कि ये ड्यूटी, राइट्स, सॉवरेन, ऑर्डर, कमांड्स, इनके इम्पोर्टेंट को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये क्या करना चाहती है कि ना कहती है कि जस्टिस और लॉ में कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही ड्यूटी, राइट, सॉवरेन और कमांड्स, इन सब की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरी चीज़ और क्या ये बातें बता रहा है, देखिए इस पद्धति के जो समर्थक थे वो आपको बता दें, एल्फ्रॉस, ओलाइव क्रोना, और ये कहते हैं कि जो मानव समाज के एग्जिस्टेंस के लिए, वेलफेयर के लिए लॉ का होना आवश्यक है। और लॉ क्या है, एक सोशल फैक्ट है। और जूरिस्ट कहते हैं कि लॉ एक मशीन की तरह है, इसकी मान्यता राज या उसके कमांड्स में नहीं होती, बल्कि एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी के पावर के हाथ में होती है, और लोग फेयर के मारे लॉ को मानते हैं। बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि जो लॉ है एक मशीन है, और जो कमांड्स दे रहा है वो स्टेट नहीं दे रहा है, बल्कि कौन देगा, एक स्पेशल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी पावर है, जिसके डर के मारे, फेयर के मारे लोग लॉस को मानेंगे। तो सिंपल सी बातें आप देख रहे हैं कि लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको डिस्कस करूंगी, और कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने लिखी हुई हैं। तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे उसमें जूरिस्ट हैं विलियम लुडेस्टेड, और डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि विधि जो है, लॉ जो है वो क्या है, एक सुसंगठित, एक ऑर्गेनाइज सोशल कंडीशंस में अवेयरनेस को पैदा करती है, और समाज के जो पर्सन्स हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुली तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो विधि की बंधनकारी शक्ति, जो बाइंडिंग पावर है, वो किस में है, को एग्जिस्टेंस में, सहयोग में, और कल्याण की, प्रगति की आंतरिक भावनाओं और सामाजिक जिज्ञासाओं में निहित है। तो लॉ बता रहा है कि लॉ पहली चीज़ बाइंडिंग है, दूसरा वो किस में वेस्टेड है, कॉपरेशन में, वेलफेयर पे, एग्जिस्टेंस पे, और सोशल अवेयरनेस पे, सोशल क्यूरियोसिटी पे बेस्ड है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो बता रहा है लुडेस्टेड के बारे में कि जो विधि क्या कर रही है, समाज के संरक्षण के लिए लॉ ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें सोसाइटी में प्रोटेक्शन देना है तो लॉ का होना ही चाहिए, और लॉ के ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, वेलफेयर। इसलिए उन्होंने किस पे ज़्यादा बल दिया है, उन्होंने फोर्स किया है सोशल वेलफेयर पे फोर्स किया। और उनके थॉट्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए एक जूरिस्ट हैं पैटर्न, उन्होंने भी कहा कि दुर्भाग्यवश इन्होंने क्या किया है, ये स्पष्ट नहीं किया कि सोशल वेलफेयर को हम प्रैक्टिकल रूप किस प्रकार दें, और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या हो, सब्जेक्ट मैटर भी नहीं बता रहे हैं। तो सोशल वेलफेयर वो है जिसे प्राप्त करने के लिए ह्यूमन बीइंग सदैव प्रयत्नशील रहता है या प्राप्त करना चाहता है। तो अब मैं इनके बारे में आपको सब बातें बताऊंगी। एक्सेल हैंगरस्ट्रॉम इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं, और इन्हीं के नाम से आप कह सकते हैं कि ये पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि एक्सेल हैंगरस्ट्रॉम को स्क्वेडियन रियलिस्टिक थॉट्स का स्पिरिचुअल फादर भी माना जाता है। एक्चुअली इन्हीं के नाम से स्कूल भी जाना जाता है। ये स्वीडन की उपासला यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, और उन पर दो जूरिस्टों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिनके आप नाम याद रखेंगे, लुडेस्टेड और एल्फ्रॉस। जो उन्होंने फिलॉसफी बताई वो इन पे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इन्होंने राइट्स और ड्यूटी में कोई रिलेशन को स्वीकार नहीं किया, कहा कोई रिलेशन नहीं है, और लीगल लायबिलिटी के ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस को बिल्कुल बेसलेस बता दिया कि बिल्कुल निराधार है, लीगल लायबिलिटी कुछ नहीं है। और सही और गलत, राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट को वेस्ट बताया, और कहा कि हम क्या करते हैं, हर पर्सन क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है फीलिंग्स को, हम क्या करते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं फैक्ट्स के द्वारा। और यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट हैं उनकी वास्तव में यूटिलिटी तभी पता चलेगी जब हम उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहेंगे, वरना हमें लीगल कॉन्सेप्ट की कैसे पता चलेगी कि कौन सा लीगल कॉन्सेप्ट है, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप इनकी बातों को और भी अच्छे तरीके से याद रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इनको हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले लॉ का जो बेस है वो क्या है, लीगल मैजिक। लीगल मैजिक क्या होते हैं लॉ में, वर्ड्स। सेकंड, लॉ जो है वो सोशल को एग्जिस्टेंस में है, फैक्ट से रिलेटेड है। थर्ड, जो लॉ है उसमें क्या होना चाहिए, कॉपरेशन। और फोर्थ, लॉ में कोर्ट का डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है।
तो ये अगर आप याद रखेंगे तो ये चारों चीज़ें किसके द्वारा बोली गई हैं, आपको एक्सेल हैंगरस्ट्रॉम के द्वारा बोली गई हैं, जिन्हें हम कहते हैं उपासला यूनिवर्सिटी से स्कूल भी इनके नाम से ही जाना जाता है, इनका इतना प्रभाव पड़ा तो इनके नाम से ही ये जाना जा रहा है। ये पूरी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट जूरिस्ट हैं विल्हेम लुंडस्टेड। अब लुंडस्टेड ने क्या किया, तो इन्होंने जितने भी इंग्लिश प्रिंसिपल्स थे उन सबको डिसमिस कर दिया और कहा कि कोई इनका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि एक व्यवहारिक कोई प्रयोग का महत्व नहीं है, कोई हम क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जो लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो जस्टिस पे बेस्ड नहीं है, बल्कि किस पे बेस्ड है, सोशल प्रेशर पे, सोशल नीड्स पे। क्योंकि जब सोशल प्रेशर पड़ता है, सोशल नीड्स होती है, उसी के आधार पे नए नए लॉज बनते रहते हैं। और कह रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी टाइम हो, जितने भी वहाँ के फेमस लॉ हैं वो किसके तरीके से होना चाहिए, सोशल वेलफेयर कर सकें। इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा सेव करना किसको चाहते हैं, पब्लिक को। जो ट्रेडिशनल राइट्स एंड ड्यूटी थी उसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि जो लॉ है वो रूल ऑफ कलेक्शन है, जो ऑर्गेनाइज फोर्स देता है, सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज फोर्स दे रहा है, एक सुसंगठित बल दे रहा है। देखिए, न्यायाधीशों को हमेशा जजेस को डिसीजन करते समय पार्टीज़ के राइट्स ड्यूटी को इम्पोर्टेंट देने के बजाय किस पे ध्यान दें, सोशल ऑब्जेक्ट को। यही कारण है कि कह सकते हैं कि इन्होंने जस्टिस की बजाय सोशल वेलफेयर पे बल दिया, जो लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, कार्यों की स्वतंत्रता आदि के संरक्षण में निहित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स ब्रेड, क्लॉथ, हाउस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्शन एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर होगा तो पूरा अपने आप ही वेलफेयर होता चला जाएगा। देखिए, लुंडस्टेड का एक निश्चित मत था कि लोगों में सेफ्टी की फीलिंग्स आए और ये सोशल वेलफेयर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जजेस की ड्यूटी है कि वो स्पेशल ध्यान दें और सोसाइटी को डिसॉल्व होने से बचाएं। ऑफेंस, टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में हम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को बिल्कुल अप्लाई करें और बिल्कुल भी हम हेजिटेट ना करें। इसका मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को, प्रिंसिपल को हमें अपनाना होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए मैं एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगी आपके लिए। टॉर्ट के पेपर में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को पूरा डिफाइन किया गया है। अब विलियम लुंडस्टेड ने अपनी जो एक बुक थी, उस बुक का नाम था लीगल थिंकिंग रिवाइज्ड। उस बुक को एक नाम दिया उन्होंने, लीगल थिंकिंग रिवाइज्ड। उसमें भी इन्होंने क्या किया कि थ्योरी ऑफ, कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉपरेशन के सिद्धांत को लॉ का पूरा बेस बताया। इनकी बुक थी लीगल थिंकिंग रिवाइज और उसमें इन्होंने इसको बताया कि लीगल थिंकिंग रिवाइज में को एग्जिस्टेंस लॉ का मेन बेस है। जो लॉ का ऑब्जेक्ट है, लोगों की मैक्सिमम्स और मिनिमम, पहले मिनिमम क्या होती हैं कि मिनिमम नीड्स क्या है, फिजिकल, रोटी, कपड़ा, मकान, लाइफ की नीड, प्रॉपर्टी की सेफ्टी, पर्सनल लिबर्टी और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, आध्यात्मिक हितों का संरक्षण करना, और यही क्या है, सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट मैटर है। तो इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि लॉ का जो ऑब्जेक्ट है, मिनिमम नीड्स को पूरा करना, लाइफ और प्रॉपर्टी की रक्षा करना, फ्रीडम पर्सन को देना, ये सारा काम करना है जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट में जो आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, कार्ल ओलिवर क्रोना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट हैं और पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि ओलाइव क्रोना जो है, कार्ल ओलिवर क्रोना जो हैं, उनके जो गुरु थे हैंगरस्ट्रॉम, उनके थॉट्स को सपोर्ट करते हुए सारी बात बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि लॉ की जो बंधनकारी शक्ति है, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो सिटीजनशिप का सिद्धांत हो, चाहे पारलौकिक ज्ञान हो, ये एक प्रकार का एक मात्र है। और उन्होंने नेचुरल लॉ फिलॉसफी और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लॉ में कोई प्लेस ही नहीं दिया। अब बिल्कुल अलग बात बोल रहे हैं कि नेचुरल लॉ फिलॉसफी भी काम की नहीं है, जस्टिस भी काम का नहीं है। काम क्या है लॉ में, कह रहे हैं ऑर्गेनाइज फोर्स होने के कारण ही सोसाइटी इसका फॉलो करती है, फॉलो करने के लिए बाइंड है। और जो ओलाइव क्रोना हैं, उनके जो थॉट्स हैं, कह सकते हैं विद्रोह के कारण भी विधि के विकास का एक चरण माना जाना चाहिए। कभी कभी विद्रोह भी अच्छा होता है, तो लॉ के एक ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इनका माना जाता है। इन्होंने और क्या क्या चीज़ें कही जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, कि कहते हैं कि जो लॉ का जो ऑब्जेक्ट है वो एक सोशल फैक्ट है। जो लॉ का जो ऑब्जेक्ट है वो सोशल फैक्ट है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ लॉ इज अ सोशल फैक्ट बिकॉज लॉ इज नथिंग। कह रहे हैं क्यों, कि लॉ जो है इफ सेट ऑफ सोशल फैक्ट, इसके बाद कुछ भी नहीं है।
उन्होंने इस धारणा को कहा कि पहले कि लॉ का जो स्टडी है वो सोशल फैक्ट है, बाद में कहा कि जो ये है वो इसके सिवा और कुछ नहीं, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रॉन्ग बताया। क्यों? विधि जो है राज्य का समादेश है। लॉ को कमांड कौन देगा? स्टेट, जिसको हम हमेशा हर हालत में जिसको हम फॉलो करेंगे। कह रहे हैं कि जो विधि की बंधनकारी शक्ति है एक कपोल कल्पना मात्र है जो यथार्थ से परे है। उदाहरण भी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लॉ का उल्लंघन करके पकड़े जाने से बच निकलने में सफल होता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि विधि उस पर बंधनकारी नहीं है। भाई अगर कोई भाग जाए और उसको पकड़ ना पाए तो ये नहीं कहेंगे कि लॉ उस पर बाइंडिंग नहीं है। भाई पकड़ा नहीं गया तब तक बाइंडिंग नहीं है। लॉ तो जिस दिन पकड़ा जाएगा वो सारे केसेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक भाग रहा है। तो जो लॉ की बाध्यता है, जो बाइंडिंग ऑफ लॉ है, वो व्यक्ति के माइंड्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि उस पर हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, एक उस पर प्रेशर रहता है। तो ओलाइव क्रोनाकी कहते हैं कि जो लॉ है वो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इम्परेटिव्स है। इम्परेटिव का मतलब हमेशा ऑर्डर देना, कमांड देना होता है, जो न्यायालय या संसद द्वारा वेस्टेड होता है इनके अनुसार, और ये अपेक्षा करते हैं कि सभी पर्सन्स इसको फॉलो करें। तो जो राज्य की कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज पावर है वो कहती है कि हर हालत में लॉ को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, हर हालत में हमें लॉ को मानना ही पड़ेगा। तो विधि के क्षेत्र में स्कैडियन रियलिस्टिक का एक प्रमुख योगदान है कि इसमें विधि के प्रति रूढ़िवादी विचारों को समाप्त कर दिया गया। जितने भी ऑर्थोडॉक्स थॉट्स से उनको समाप्त किया हमने, और ऑर्थोडॉक्स को समाप्त करके हमने क्या किया कि जो स्टेट, ऑर्डर और ऐसी ही अन कॉन्सेप्ट पे जो आधारित थे उनको पूरी तरीके से हमने ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को समाप्त कर दिया। और हमने कहा कि जो पूर्व प्रचलित विधियां हैं, तमाम जितनी भी कन्फ्यूज़न हैं उन सबको हम दूर कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि विधि संबंधी जितनी भी जटिलताएं हैं, जितनी भी रिजिड प्रॉब्लम्स हैं, सोशल फैक्ट के रूप में समझने की कोशिश की। और आगे चलकर इसी रियलिस्टिक थॉट के कारण क्या हुआ कि वेलफेयर स्टेट का ओरिजिन हुआ, वेलफेयर स्टेट आया। देखिए, जब हम ऑर्थोडॉक्स को तोड़ते हैं तभी कोई नई चीज़ आती है। तो इन्होंने ऑर्थोडॉक्स को तोड़कर क्या किया? एक वेलफेयर स्टेट का ओरिजिन किया। अब जो मैं आपको नेक्स्ट जूरिस डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एल फ्रॉस। और एल फ्रॉस भी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं, और एल फ्रॉस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कि पहले आप देख लेंगे कि हर स्लाइड्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, और आप दोनों चीज़ें इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नोट्स मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिए हैं जो आपके पास रिटर्न में हो गए हैं। तो अब आप इस नोट्स को बना लेंगे, और जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो भी आप सुन लेंगे। एल फ्रॉस क्या कह रहे हैं कि डेनमार्क के जूरिस्ट हैं, रियलिस्टिक जूरिस्ट हैं, और ये स्कैडियन की लॉ की रियलिस्टिक थॉट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट हैं सोशल रियलिटी को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए। और इन्होंने जो आपके एक जूरिस्ट थे विल्हेम लुंडस्टेड्स, इनके जो थॉट्स थे सोशल वेलफेयर, उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे देंगे? कोर्ट पे। और इन्होंने लीगल नॉर्म्स के दो प्रकार बताए, पहला कि कंडक्ट्स नॉर्म्स और दूसरा प्रोसीजर नॉर्म्स। और कहा कि जो लीगल नॉर्म्स होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? खुद जुडिशरी कंट्रोल करेगी, खुद कोर्ट करेगा। तो रॉल्स कह रहे हैं कि किसी भी विधि की वैलिडिटी हम कौन तय करेगा? कोर्ट्स। उसकी निर्णय के, उसके डिसीजन की पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं? तो कह रहे हैं कि सोसाइटी में हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं? इस्टेब्लिश करते हैं, नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, और वैल्यू का मतलब होता है समाज में जो चीज़ें पहले से प्रचलित हों। तो कोर्ट उनको फॉलो करने पर फोर्स करता है, क्योंकि सोसाइटी उन्हें क्या मानती है? बाइंडिंग मानती है। और कोई भी सोशल रिकग्नाइज्ड या लीगल नॉर्म्स के रूप में स्वीकार इसलिए होते हैं क्योंकि सोसाइटी इन्हें बाइंडिंग मानती है। और जजेस भी कहते हैं कि हमें हमेशा सोशल रियलिटी को ध्यान में रख कर ही डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वो सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। अब अदर जूरिस जो हैं स्कैडियन रियलिस्टिक को, जो आप नाम याद रखेंगे, आप देख रहे हैं नाम लिखे हुए हैं, पिट्राजिट स्काई, इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रियलिस्टिक स्कूल के स्कैडियन में एक नई दिशा दी। और येनतामा नाम याद रखेंगे, इन्होंने भी क्या किया कि न्यायालयों पर अधिक केंद्रित किया और कहा कि लॉ के क्षेत्र में जजेस की भूमिका इंपॉर्टेंट है। और बॉर्डनहेम ने स्कैडियन रियलिस्टिक और अमेरिकन रियलिस्टिक दोनों में अंतर बताया। बॉर्डनहेमर का नाम याद रखेंगे कि कह रहे हैं दोनों में अंतर है,
कह रहे हैं जहाँ स्कैडियन रियलिस्टिक थॉट्स जो है वो क्या कह रहे हैं, दोनों में अंतर इसलिए बता रहे हैं कि यानी कि एक में मनोविज्ञान और न्यायिक व्यवहार है, तो दूसरे में बिल्कुल रियल बातें की गई हैं। दोनों ही विचारधाराएं वो कह रहे हैं कि किस पे बेस्ड हैं, एक थॉट्स पे बेस्ड हैं जिन पर आज पे हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही थॉट्स अलग अलग हैं, आइडियोलॉजी अलग अलग है। फ्रीडमैन भी एक जूरिस्ट आए जो कहते हैं कि अलग तरीके से सोचने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि रियलिस्टिक स्कूल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक पे बेस्ड है। तो मैंने आपको सारे जूरिस्टों के बारे में बताया जो स्कैडियन रियलिज्म के थे। अब अगर आपको एक लाइन में याद करना हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो आप देखेंगे कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए हैं आपको कि रियलिस्टिक स्कूल की 2 ब्रांचें हैं, अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल और स्कैडियन रियलिस्टिक स्कूल। स्कैडियन रियलिज्म अलग नहीं है, ये रियलिस्टिक स्कूल के ही पार्ट हैं, 2 पार्ट्स, अमेरिकन रियलिस्टिक और स्कैडियन। और जो स्कैडियन रियलिज्म है वो किस पे जोर देता है, मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ लॉ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जूरिस्ट हैं वो एक्सल हैंगरस्ट्रोम हैं, जिन्हें मॉडर्न स्कैडियन रियलिस्ट मूवमेंट का एक फाउंडर भी कहा जाता है, और इनके नाम से ही उपासला स्कूल जाना जाता है, और हम स्कैडियन रियलिज्म को उपासला स्कूल भी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो थ्योरीज़ हैं स्कैडियन रियलिज्म की, लीगल सिस्टम के बारे में बात कर रही हैं, थ्योरेटिकल ऑपरेशन के बारे में बात कर रही हैं। आप देख रहे हैं मैंने सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हुए हैं कि स्कैडियन क्या कह रहे हैं कि लोग समग्र रूप से कानूनी प्रणाली के सैद्धांतिक संचालन से अधिक चिंतित हैं। ये बताते हैं कि जो प्रिंसिपल दिए गए हैं उससे ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, फेयर्ड हैं, अफ्रेड हैं, और ये बिल्कुल डायरेक्टली कंपल्सरी आप कह सकते हैं कि यूरोप की फिलॉसफी पे बेस्ड है स्कैडियन रियलिज्म। और स्कैडियन रियलिज्म सबसे ज़्यादा चरम अनुभववादी है। अनुभववादी का मतलब होता है मोस्ट एक्सपीरियंस थॉट्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो आज आप ये समझ गए होंगे कि स्कैडियन रियलिज्म क्या है, और मैंने आपको एक एक पॉइंट डिस्कस किया। आप इतना ध्यान रखेंगे कि स्कैडियन रियलिज्म और रियलिस्टिक स्कूल में अंतर है, और दोनों के जूरिस्ट भी अलग अलग हैं, और मैंने दोनों जूरिस्टों को बिल्कुल आपको अलग अलग बताया। आप अगर कह सकते हैं कि दोनों ही अमेरिकन रियलिस्टिक जहां विधिक संकल्पना का विरोधी है, तो ये क्या कर रहा है स्कैडियन रियलिज्म, ये कहता है कि जितने भी लीगल स्ट्रक्चर हैं वो किससे गवर्न हो रहे हैं, प्रिंसिपल से गवर्न हो रहे हैं। तो स्कैडियन रियलिस्टिक का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है रियलिस्टिक स्कूल के। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर्स करना मत भूलिएगा। थैंक